अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शनिंग टेक्निक। सेक्शनिंग बेसिकली इस वजह से की जाती है कि अगर हमारे पास कोई सेल है या तो उसके जो टिश्यूज़ हैं उनको हम किसी प्रॉपर शेप के अंदर कट करें और उनको बहुत ही थिन स्लाइसिस के अंदर कट करें ताकि माइक्रोस्कोप के अंदर उसके अच्छी तरह से उसको स्टडी किया जा सके, बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन अच्छे तरीके से विजिबल हो माइक्रोस्कोप के अंडर। तो डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए टिश्यूज़ को स्मॉल साइज के अंदर प्रॉपर शेप के अंदर काटा जाता है ताकि उनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके। सेक्शंस को डिफरेंट शेप्स के अंदर और डिफरेंट तरीके से काटा जा सकता है, जैसे कि वर्टिकली काटा जा सकता है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टली और टेंजेंशियल तौर पे काटा जा सकता है। वर्टिकल के लिए लॉन्गिट्यूडनल वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है और टेंजेंशियल के लिए ट्रांसवर्स सेक्शनिंग भी यूज़ की जा सकती है। वर्टिकल का मतलब होता है राइट एंगल पे सेक्शन को कट किया जाए और ये बहुत ही कॉमन मेथड है। देन नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल शेप वो होती है जैसे प्लेन तरीके से किसी चीज़ को कट किया जाए। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है हेयर फॉलिकल्स, मतलब कि अगर कैविटीज़ वगैरह की स्टडी करनी है या फिर डिफरेंट मसल्स वगैरह की स्टडी करनी है या सेबेशियस ग्लैंड्स जो डिफरेंट सेक्रीशंस बॉडी में करते हैं उनकी स्टडी करनी है, तो इन सब की स्टडी के लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग जो है वो बहुत ही बेहतर तरीका समझा जाता है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को नॉर्मली पाइलोसेबेशियस यूनिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आती है थर्ड कैटेगरी जिसको टेंजेंशियल या जिसको ट्रांसवर्स सेक्शनिंग भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स सेक्शनिंग जो है वो ज़्यादातर जो कीमियोथेरेपी वगैरह होती है, कीमियो सर्जरी वगैरह होती है, उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स का लोगों को स्किन कैंसर होता है तो स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान इसको यूज़ किया जाता है ताकि कंट्रोलेबल वे में जो सर्जरी है उसको कंप्लीट किया जा सके। सेक्शंस को पैराफिन के अंदर रखकर भी कट किया जा सकता है और इसके अलावा इनको क्रायो सेक्शंस भी कहा जाता है। क्रायो सेक्शंस का मतलब होता है कि अगर फ्रोज़न टिश्यूज़ को कट किया जाए, फ्रोज़न प्रोसीजर से कट किया जाए तो उसको क्रायो सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि माइक्रोटोम कटिंग क्या होती है। माइक्रोटोम कटिंग के अंदर जो डिवाइस होती है उसके अंदर कोई नाइफ, कोई ब्लेड या कोई स्पेसिमन होल्डर जो है वो प्रेजेंट होता है। नाइफ जो है वो सेक्शंस को प्रॉपर वे में कट करती जाती है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेक्शन कितने बारीक चाहिए, कितने थिन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम माइक्रोटोम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो इस तरह की नोब प्रेजेंट होती है कि हम इसका साइज़ वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शंस को हम एक तरतीब से भी कर सकते हैं कि एक टिश्यू की कौन सी साइड से सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और कौन सी जगह पे एंड हो रहे हैं, तो हम उनको एक प्रॉपर वे में ले सकते हैं। जब आप उसको प्रॉपर वे में ले लेंगे उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे और टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। डिपेंड करता है कि आपने 10 माइक्रोमीटर साइज़ के टिश्यूज़ आपको चाहिए तो आप कोई और तरह की माइक्रोस्कोप के अंडर उसको स्टडी करेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल टिश्यूज़ जो हैं वो और तरीके से कट करने हैं, 50 नैनोमीटर तक के सेक्शंस कटिंग करनी है, तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोप यूज़ होगी वो अलग होगी। अल्ट्रा माइक्रोटोम जो है वो सेकंड तरह की सेक्शन कटिंग आ जाती है। इसके अंदर भी जो नाइफ है वो यूज़ की जाती है और इसके अंदर भी स्पेसिमन मूव कर सकता है। इसके अंदर प्लास्टिक एम्बेडेड टिश्यूज़ जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पैराफिन एम्बेडेड भी होते हैं। तो इसके अंदर जो कटिंग के लिए यूज़ होंगे वो प्लास्टिक एम्बेडेड टिश्यूज़ होंगे। इसके अंदर कटिंग करने का ये डिफरेंस आ जाता है कि बहुत ही स्मॉल साइज़ के सैंपल्स को भी ये इजीली हैंडल कर सकता है और सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। सेक्शंस इतने ज़्यादा थिन होते हैं कि उसको नॉर्मली नेकेड आई से आप जज नहीं कर सकते। स्पेशल हैंडलिंग टूल्स यूज़ होते हैं कि सेक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सके। इसमें जस्ट आपने इतना ही डिस्कस करना है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपने नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाता है द क्रायोस्टेट, जिसको फ्रोज़न सेक्शंस भी कहा जाता है। इनको क्रायो सेक्शंस भी कहा जाता है। सेक्शनिंग चाहे माइक्रोटोम से की जाए या अल्ट्रा माइक्रोटोम से की जाए, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है वो होती है कि टिश्यूज़ को कटिंग करने से पहले उनको डिहाइड्रेट किया जाए और डिहाइड्रेट करने के बाद उनको इम्बेड किया जाए। इम्बेडिंग के बाद ही टिश्यूज़ को कट किया जाता है, चाहे वो किसी भी टेक्निक से किया जाए, माइक्रोटोम से किया जाए या अल्ट्रा माइक्रोटोम से किया जाए।
जितना टाइम टिश्यूज़ की डिहाइड्रेशन पे और उनको इम्बेड करने में वेस्ट होता है, उस सबको कवर अप किया जा सकता है अगर टिश्यूज़ को डायरेक्ट फ्रोज किया जाए और फ्रोज़न करने के बाद उनकी डायरेक्ट सेक्शनिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले टिश्यू को डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से रिमूव किया जाता है। उसके बाद उसको एक मेटल टिश्यू डिस्क पे रख दिया जाता है और फिर जो आपका सेक्शन होता है उसको कवर कर दिया जाता है एक जेल लाइक मीडियम से, और इस मीडियम के अंदर पॉलीइथाइल ग्लाइकोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये इस वजह से किया जाता है ताकि सेक्शन जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन के अंदर एक जगह पर जो है वो प्रॉपर प्लेस पे रह सके। इसके बाद टिश्यू जो है उसको एक क्रायोस्टैट के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ पर टिश्यू जो है वो -15 से -20 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर तरीके से फ्रोज़न हो जाते हैं। जब टिश्यूज़ फ्रोज़न हो जाते हैं तो उनको डायरेक्टली किसी भी कटिंग मशीन के अंदर डालकर, जैसे कि एक क्रायोस्टैट कहा जाता है, उसके अंदर डाल के, जिसके अंदर उसके अंदर एक फ्रीज़र बॉक्स प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डालकर आप उसको डायरेक्ट कट कर सकते हो और कट किए हुए सेक्शंस को डायरेक्टली जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के स्टडी किया जा सकता है। इस मेथड के यूजेस ये हैं कि इसको करने का टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत ही स्पीडली प्रोसीजर हो जाता है। इसके अंदर एंजाइम वगैरह की मेंटेनेंस जो है उसकी परवाह जो है वो नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं ली जाती, क्योंकि एंजाइम जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फिक्सेशन वगैरह जो है वो ज़रूरी नहीं होती और ये टेक्निक जो है वो हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा इजी है। पहले आपने पैराफिन के बारे में पढ़ा है और ये आपकी है क्रायोसेक्शनिंग। इस टेक्निक के साइड बाय साइड बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं सेल के अंदर और सेल की जो प्रॉपर इमेज है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो ब्लॉक्स बनते हैं वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है सब्लीमेट का। सब्लीमेट का मतलब होता है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉपर पोजीशन से हिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है माउंटिंग। तो जो हमारे फ्रोज़न स्लाइसेस होते हैं टिश्यूज़ के, उनको या तो वार्म ग्लास स्लाइड के ऊपर रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है, या फिर अगर वो पैराफिन एम्बेडेड स्लाइड्स हों तो उनको हीटेड ग्लास के ऊपर रख दिया जाता है। उसके बाद जो टिश्यू माउंटेड स्लाइड्स होती हैं, उन स्लाइड्स को उठा के या तो ड्राई एयर के अंदर, ओपन एयर के अंदर रख दिया जाता है ताकि वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए, या फिर उनको ड्राइंग ओवन के अंदर रख दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आता है स्टेनिंग। स्टेनिंग के साथ आता है कवर स्लिपिंग। स्टेनिंग इस वजह से की जाती है ताकि सेक्शन जो है वो क्लियरली नज़र आने लग जाए। जैसे कि माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया जाता है तो बहुत दफ़ा स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर उसी स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कलर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर पिंक कलर का स्टेन है तो बहुत क्लियरली स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल होने लग जाता है। तो नेकेड आई से अगर थिन सेक्शन जो है वो विजिबल नहीं हो रहे तो स्टेन उसके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि वो हमें प्रॉपरली नज़र आने लग जाए। उसके बाद स्टेन डालने के बाद उसके ऊपर बहुत ध्यान से कवर स्लिप रख दी जाती है। कवर स्लिप रखते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर वाटर बबल्स जो है वो ना बने, ताकि सेक्शन जो है वो प्रॉपर शेप में और प्रॉपर तरीके से देखे जा सके। स्टेनिंग जो है वो बायोलॉजी में डिफरेंट टेक्निक्स के दौरान यूज़ की जाती है, और फिर जब स्टेन किया हुआ टिश्यू होता है उसको डिफरेंट माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो यूज़ किया जाता है, देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। सेल स्टेनिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ हो सकती हैं, जिसके अंदर फिक्सेशन आती है, परमीएबलाइजेशन यूज़ होती है, इसके अलावा माउंटिंग भी यूज़ की जा सकती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले फिक्सेशन क्या है। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर नॉर्मली हीट फिक्सेशन यूज़ की जाती है ताकि स्पेसिमन के अंदर कुछ चीज़ों को किल किया जा सके, आल्टर किया जा सके, कुछ चेंजेस लाई जा सके ताकि स्पेसिमन जो है वो स्टेन को एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा केमिकल फिक्सेटिव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं प्रोटीन और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जो कि स्पेसिमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से ये स्पेसिमन के स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा रिजिड कर देते हैं। कॉमन फिक्सेटिव जो है वो उनकी एग्जांपल्स अगर देखी जाए फॉर्मेल्डिहाइड, एथानॉल, मेथानॉल और पिक्रिक एसिड हैं। नेक्स्ट है परमीएबलाइजेशन।
इसके अंदर एक सरफेक्टेंट को ऐड किया जाता है सेल के अंदर, जो कि सेल की सेल मेम्ब्रेन वगैरह को डिसॉल्व कर देता है, और मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के बाद जो स्टेन होता है, जो डाई मॉलिक्यूल होता है, उसको अलाउ करता है कि वो सेल की इंटीरियर साइड पे एंटर हो सके। नेक्स्ट प्रोसीजर है माउंटिंग। माउंटिंग ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर सैंपल को एक ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि इसको ऑब्जर्व किया जा सके और इसके बारे में स्टडी किया जा सके। इस प्रोसीजर के अंदर जो सैंपल होता है उसको डाई सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है, फिर उसकी रिंजिंग की जाती है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। डिफरेंट तरह के स्टेन यूज़ किए जा सकते हैं। स्टेन्स की आपने एग्जांपल के जस्ट नेम करने हैं: बिस्मार्क ब्राउन, कैरमाइन, कोमेसाई ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, DAPI, ईओसिन, एथिडियम ब्रोमाइड, फ्यूटसिन, आयोडीन, मिथाइल ब्लू, न्यूट्रल रेड, नाइल रेड, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, सेफ्रानिन। तो इनके जस्ट आपने नेम्स याद करने हैं। नेक्स्ट आती है स्टेनिंग की टाइप्स, इसके भी जस्ट नेम्स याद। इसमें हेमेटोऑक्सिलिन, ईओसिन स्टेनिंग, जापानी कोलाउ स्टेनिंग, PAS स्टेनिंग, मेसन स्ट्राइकोम स्टेनिंग, रोमेनो ऑस्की स्टेनिंग आती है। तो इस तरह से आपने इनके नेम्स कर लेने हैं और इन टेक्निक्स के बारे में कर लेना है कि ये किस किस तरह से ऑपरेट की जाती हैं।